जय हिंद प्यारे दोस्तों मित्रों। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है मोहम्मद अफगोर का भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण किस देश पर, किस राज्य पर होता है, फिर उसके बाद किस पर होता है, फिर उसके बाद और पहली बार मोहम्मद गोरी सबसे पहले किस शासक से पराजित हुआ, सबसे पहले किस भारतीय शासक को पराजित किया। ये सब कई क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समय ज़्यादा न लगे, मैंने थोड़ा सा रूपरेखा भी तैयार कर दिया है। इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गोरी मीन्स मोहम्मद गोरी का आक्रमण। पहला जो इसका फर्स्ट इन्वेशन होता है, ये पूछ लेता कभी कभी, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण किस राज्य पर या किस जगह पर, किस देश पर होता है, तो मुल्तान पर होता। पहला आपका उत्तर हो जाएगा मुल्तान। क्या हो जाएगा? मुल्तान। और मुल्तान पर कब आक्रमण करता है? जो पहला आक्रमण करता है, फर्स्ट आक्रमण 1175 AD। कब करता है? 1175। इट मीन्स 1175 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण। मुल्तान के बाद में सिंध पर आक्रमण करता है। अब सवाल यह है, मोहम्मद गोरी किस मार्ग से आया था? इस पर जो मोहम्मद गोरी आया था, एक गोमल दर्रा है, गोमल गैप है, गोमल दर्रा। इस दर्रे को इंग्लिश में हम लोग गैप कहते हैं या इसी को पास भी कहते हैं। गोमल दर्रे से आया था। उन दिनों ये गोमल दर्रा बहुत ही प्रचलित मार्ग हुआ करता था। क्या था? बहुत प्रचलित मार्ग था। इट वॉज द पॉपुलर रूट टू रीच सिंध एट दैट टाइम। इट मीन्स बहुत प्रसिद्ध होने के कारण जो गोमल दर्रा है, इस्माइल खां होते हुए आया और मुल्तान के बाद में सिंध पर आक्रमण किया। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट मुल्तान हो जाएगा 1175 ईस्वी। सिंध उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सिंध को जीता उसने, सिंध को विजय प्राप्त किया। आफ्टर डैट इसके बाद में, यानी कि मुल्तान के बाद में ही मतलब मोहम्मद अफगोर कनक्वायर्ड सिंध। अगला जो इसका आक्रमण होता है 1178 पर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो 1178 में आक्रमण होता है, ये अनिहलवाड़ है। अनिहलवाड़ या पाटन या नाहरवाल, ये कहाँ पर है? जो कठियावाड़ है, कठियावाड़ की राजधानी हुआ करती थी। कठियावाड़ का मतलब है गुजरात। मैप मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए अगर मैप बनाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और इतना सब जान रहे हैं, ये कठियावाड़ गुजरात का प्रांत है और इसका जो कैपिटल हुआ करता था नाहरवाल या कठियावाड़ या पाटन, तीनों नाम एक ही हैं। तो इसका आक्रमण 1178 पर होता है। और यहाँ का जो राजा है, यहाँ का राजा चालुक वंशी राजा है और इसका नाम है मूलराज द्वितीय। कैसे, कौन राजा है? चालुक वंश का राजा है, चालुक वंशीय राजा है, मूलराज द्वितीय। इसी के समय आक्रमण होता है। और इसका छोटा भाई भीम द्वितीय है। इसका छोटा भाई भीम द्वितीय। जब मोहम्मद गोरी अटैक नाहरवाल, इट मीन्स अनिहरवाड़ और पाटन, तीनों नाम एक ही हैं। तो उस समय राजा मूलराज द्वितीय और उसका छोटा भाई का नाम भीम द्वितीय था। जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया इस कठियावाड़ प्रांत पर, मूलराज द्वितीय का जो छोटा भाई भीम द्वितीय और उसकी विधवा साहसी माँ नायका देवी ने पहली बार मोहम्मद गोरी को किसी ने परास्त किया। डिफीटेड टू मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट टाइम।
वाज भीम द्वितीय। अगर भीम द्वितीय ऑप्शन में नहीं देता है तो मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय ऑप्शन में दे या भीम द्वितीय, ठीक। और इसके साथ में इसकी साहसी माँ जो थी, विधवा थी, उनका नाम था नायिका देवी। तो पहली बार अगर ये मोहम्मद गोरी जो हारता है, मोहम्मद आप गोर प्रांत का रहने के कारण इसका मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम है मोहम्मद इब्न शाम। इसी को जो कहते हैं, वास्तव में सही नाम इसका था शिहाबुद्दीन, और शिहाबुद्दीन जो है गयासुद्दीन का भाई था। गयासुद्दीन गोर प्रांत का राजा बनता है और शिहाबुद्दीन गजनी प्रांत का। तो मैंने बता दिया गनिहलवाड़ पर आक्रमण पहली बार अगर हारता है कोई तो इसी में हारता है। अगला, इस अनिहलवाड़ के बाद में पेशावर पर आक्रमण करता है, और पेशावर पर इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि पंजाब के अधीन हुआ करता था और अभी भी पंजाब में गजनवी वंश का अंतिम राजा खुसरो मलिक शासन कर रहा था। पेशावर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ये पंजाब के अधीन था और पंजाब को जीतना चाहता था। बिना पंजाब को जीते भारत में प्रवेश करना नामुमकिन था, और पंजाब में गजनवी वंश का जो अंतिम राजा खुसरो मलिक था उसको पराजित करना था, उसको डिफीटेड करना था। क्यों? क्योंकि गजनवी में और इस मोहम्मद गोरी में वंशानुगत शत्रुता थी। पेशावर को जीतने के बाद में लाहौर को जीता, देवल को जीता, सुमरा को, सियालकोट को, इस तरीके से सभी को जीतते हुए आगे बढ़ गया। इतना जब सब जीत लेता है, पूरा मुल्तान को जीत लिया, ये पूरा का पूरा मुल्तान है। मुल्तान के बाद में पंजाब को जीत लिया, पंजाब को जीतता है तो लाहौर, सुमरा, सियालकोट सब उसके अधीन। जब यहाँ तक पंजाब को जीत लेता है, अब मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमा इधर इंडिया में दिल्ली और अजमेर राज्य से टकराने लगी, और उस समय दिल्ली और अजमेर का सबसे प्रतापी राजा चहमान वंश, चहमान डेंसिटी इट मीन्स चौहान वंश का प्रतापी राजा राय पिथौड़ा था। राय पिथौड़ा किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान का ही नाम राय पिथौड़ा। और जो ये पृथ्वीराज चौहान था, ये तीसरे नंबर का पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। इसके पहले पृथ्वीराज चौहान के नाम से 2 शासक और आ चुके थे। ये तीसरे नंबर का पृथ्वीराज चौहान था, 2 शासक और पहले हो गए थे पृथ्वीराज चौहान के नाम से। और इस पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा भी कहते हैं। आगे अब जब मोहम्मद गोरी की सीमा इस दिल्ली और अजमेर से टकराने लगती है तो पृथ्वीराज चौहान को अब खतरा महसूस होने लगता है। इतना विजय करने के बाद में मोहम्मद गोरी का मनोबल बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग परीक्षा कोई निकालता है, छोटा परीक्षा निकाला, उससे मनोबल बढ़ा, अगर महत्वाकांक्षी है और पढ़ने में तेज स्टूडेंट है, आगे बढ़ेगा, आगे और आगे बढ़ते बढ़ते फिर आगे वो पीसीएस में और आगे यूपीएससी में भी तैयारी करता है और आ भी जाते हैं। तो इसी तरीके से अब जो है मोहम्मद गोरी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़कर ताबर हिंद पर आक्रमण कर देता है। ताबर हिंद दुर्ग था भटिंडा के पास में। भटिंडा कहाँ? पंजाब में। पंजाब में भटिंडा एक स्थान है, भटिंडा के पास में ताबर हिंद पर आक्रमण कर देता है। ताबर हिंद पर आक्रमण जब कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान ने अब निश्चय कर लिया कि मोहम्मद गोरी को हराना है, इसको बुरी तरीके से हरा करके भगाना है। तो अगला जो युद्ध होगा तराइन के मैदान में हो जाएगा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध होता है, चूंकि 2 युद्ध हो चुके हैं। तराइन कहाँ पर है? पंजाब में ही है, भटिंडा के पास में ही है ना। तो तराइन का अगर पूछ लिया, कोई नहीं जानता, तो तराइन जानो कहाँ पर है?
पंजाब में है, भटिंडा के पास में है। तराइन बहुत बड़ा उस समय बीहड़ हुआ करता था। तराइन के मैदान में पहले बीहड़ या बंजर, ऊसर जो अनउपजाऊ, अनफर्टिल जो मतलब भूमि होते थे, वहीं पे युद्ध हुआ करते थे, ताकि किसी भी क्रॉप्स को नुकसान न पहुंचे, फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे। अगला युद्ध हमारा क्या रहेगा, हमारा मतलब हम देखेंगे तराइन का युद्ध। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में किसको जीत लेता है, मुल्तान को सबसे पहले जीतता है। किसको जीतता है, मुल्तान को। मुल्तान को जीतने के बाद में सिंध प्रांत को जीता, और सिंध को जीतने के बाद में विजयी होता है अनिहलवाड़ा। इसके साथ में लाहौर, सियालकोट, सुमरा, देवल, अनेक स्थानों को जीता। लाहौर को इसलिए जीता क्योंकि लाहौर केंद्र था पंजाब का। लाहौर को जीता चूंकि ये पंजाब है, और पंजाब में मैंने बता दिया है शासक है गजनी वंश का शासक खुसरो मलिक। अब जब इसकी सीमा, मोहम्मद गोरी की सीमा यहाँ तक, ये दिल्ली के क्षेत्र, दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पृथ्वीराज से टकराने लगी, तो मोहम्मद गोरी आगे बढ़ा और पंजाब में ताबर हिंद पर जब अधिकार कर लेता है, तो ताबर हिंद पर जब आक्रमण कर लेता है, जीत लेता है ताबर हिंद, ताबर हिंद क्या है, दुर्ग है। इस पे आक्रमण करके इस पे कब्जा कर लेता है मोहम्मद मोहम्मद ऑफ गोर। तब जाकर के पृथ्वीराज चौहान इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए तराइन के मैदान पर पहुंचता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये सभी लोग जान रहे होंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 AD, 1191 1191 AD में 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है, फर्स्ट वार होता है तराइन के मैदान में। ये कहाँ पर तराइन है, पंजाब में है, भटिंडा के पास में, भटिंडा के पास में है पंजाब में। ठीक, इस युद्ध में गोरी डिफीटेड बुरी तरह से पराजित हुआ, हार गया। लेकिन इसने सीखा क्या, इतना बुरी तरीके से पराजित हुआ, पराजय के बाद में अपने देश गजनी लौट गया, खाना पीना तक छोड़ दिया, बहुत इस पराजय से बहुत दुखी हुआ। हालांकि 1 वर्ष के अंदर इसने अपने को सुधारा, अपनी सैन्य शक्ति को सुधारा, अपने प्रणाली को सुधारा, और 1 वर्ष के बाद ठीक उसी स्थान पर 1192 में 1192 AD 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी AD में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। उसी मैदान पर गोरी आता है और आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो पृथ्वीराज चौहान इस अभियान में पृथ्वीराज चौहान दूसरी बार हार जाता है।
तो मैंने पहले बता दिया, मोहम्मद गोरी पहली बार अगर किसी से हारा था तो यहाँ के शासक से हारा था। अनहिलवाड़ का जो शासक है, कठियावाड़ का जो शासक है मूलराज द्वितीय, उसके भाई भीम द्वितीय से हारा था पहली बार। और दूसरी बार अगर हारता है तो इससे हारता है। तराइन के पहले युद्ध में राय पिथौड़ा से हारता है। राय पिथौड़ा का मतलब है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से दूसरी बार हार गया है मोहम्मद गोरी। लेकिन अगर ये आ जाए कि मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पहली बार हराया, तो पृथ्वीराज चौहान को पहली बार हराया है, किसी भारतीय शासक को। अभी जो थे वो भारतीय शासक नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के समय, मोहम्मद गोरी के समय यहाँ पर मुल्तान, लाहौर और पंजाब 3 मुस्लिम प्रांत थे। ठीक, पहली बार किसी भारतीय को उसने हराया है तो पृथ्वीराज चौहान को हराया है, और तराइन के दूसरे युद्ध में हराया है। क्लियर हो गया। अब इस हार के पीछे कई वजह थी। अब देखिए, अगर पहले युद्ध की बात किया जाए, तराइन के पहले युद्ध में, तो आगे हम जब चलेंगे कन्नौज में। कन्नौज एक राज्य हुआ करता था, इसका विस्तार बनारस तक था। कन्नौज राज्य का विस्तार बनारस तक था, और कन्नौज राज्य की राजधानी कन्नौज ही थी। कन्नौज जो सिटी, कन्नौज की राजधानी कन्नौज ही थी। इसका विस्तार बनारस तक था। कन्नौज में गहड़वाल वंश का राजा था। यहाँ पर गहड़वाल वंश का राजा, और गहड़वाल वंश का जो राजा था इसका नाम था जयचंद। जयचंद की उस समय अगर बात करेंगे, पूरे भारत में राजपूतों में 2 शक्तिशाली राजा थे। एक पृथ्वीराज चौहान था जो नवयुवक था, और दूसरा अगर कोई शक्तिशाली राजा था, गहड़वाल वंश का राजा कन्नौज का जयचंद था। ये युवा नहीं था, लेकिन बूढ़ा भी नहीं था। इन दोनों राजाओं में सबसे ज़्यादा अगर शक्तिशाली देखेंगे तो ज़्यादा उम्र के नाते जयचंद अपने को सबसे शक्तिशाली समझता था। इसने ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि एक बार अपनी सर्व शक्ति को सबके सामने रखने के लिए राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसके राजसूय यज्ञ को स्वीकार नहीं किया था। इस कारण दोनों में शत्रुता बढ़ी थी। पहला, शत्रुता बढ़ने का कारण। दूसरा, ये शत्रुता को लेकर के जब जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर आमंत्रित किया, और पृथ्वीराज चौहान को पुरानी उस शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को, जैसे कृष्ण भगवान कृष्ण रुक्मणी को भगा लाए थे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा लाए स्वयंवर से ही। अब क्यों भगा लाए? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता को सुन करके संयोगिता उनसे प्रेम करने लगी थी, और पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की सुंदरता को जान करके प्रेम करने लगे थे। इस अपहरण के कारण जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का ना तो तराइन के पहले युद्ध में सहयोग दिया, ना ही दूसरे युद्ध में। लेकिन तराइन के पहले युद्ध में
जयचंद को छोड़कर जितने राजपूत हैं सब ने सहयोग दिया था, सब ने सहयोग किया। दूसरे में मोहम्मद गोरी अब की ज़्यादा शक्तिशाली साबित इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने सैन्य शक्ति को काफ़ी ज़्यादा सुधार कर लिया, कुछ नई तकनीक भी लाया, जिससे पृथ्वीराज चौहान का जो है सेना उसके सामने टिक नहीं सका और अंततः पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी। तो तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध 1191 में पहला, 1192 में दूसरा। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हारता है। मोहम्मद गोरी की जो दूसरी हार थी, और किसी जो दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराता है, तो मोहम्मद गोरी द्वारा हराया गया पहला भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। क्योंकि मूलराज द्वितीय को हरा नहीं पाए थे, मूलराज द्वितीय से ये खुद हार गए थे गोरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तराइन के युद्ध में जब ये जीत गया तो पूरा दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र है, शाकंभरी का जो क्षेत्र है, ये सब मोहम्मद गोरी के अधीन आ गए। अब सवाल पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के संदर्भ में विद्वानों में, हिस्टोरियन में, इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने लिखा, अपनी कविता के माध्यम से लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण जानते थे और उस शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया और उसके बाद स्वयं वो मारे जाते हैं। लेकिन और इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। ताजुल मासिर के लेखक क्या नाम इनका, हसन निजामी साहब, इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान कुछ दिनों तक मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार किया था। कुछ दिनों के बाद में उसके पुत्र को उसके पुत्र को भी बैठाया गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के भाई थे एक हरिराम, उनका नाम था हरिराम, पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। उन्होंने भी कुछ दिन तक शासन किया था अपने क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में। तो पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार किया। इस बात का प्रमाण मिला क्या है, हमारे पास जो सिक्के उपलब्ध हुए हैं, कुछ सिक्के, उस सिक्कों पर चूंकि एक तरफ लक्ष्मी और नंदी का अंकन है, जो कि भारतीय परंपरा था, पृथ्वीराज चौहान का सिक्का ही था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का सिक्का जिसपे नंदी है और लक्ष्मी और नंदी का पूछा गया है किसके सिक्के पर लक्ष्मी और नंदी का अंकन है, या लक्ष्मी भी दे सकता है, तो मोहम्मद गोरी के है। और दूसरी साइड में अगर देखेंगे, दूसरी साइड में लिखा है कुछ इस तरीके से लिखा है, श्री मोहम्मद शाम, श्री मोहम्मद शाम, श्री मोहम्मद शाम। दूसरे साइड में लिखा है श्री मोहम्मद शाम और एक साइड में लक्ष्मी और नंदी का चित्र अंकित है। इससे पता इतिहासकारों का, हिस्टोरियन का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं, पृथ्वीराज तृतीय हैं, इन्होंने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार किया। तो दोनों मत जान करके रखना है। ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी अकॉर्डिंग टू बताना है। क्लियर हो रहा। इसके बाद में कुल मिलाकर के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कुल मिला के उनकी कहानी खत्म हो जाती है। उनके भाई कुछ क्षेत्रों में रहते हैं हरिराम, लेकिन हरिराम भी विद्रोह करने के कारण
अंत में जो है मोहम्मद गोरी ने इनको भी पराजित किया, इनको भी हटा दिया। इसलिए मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद जो पृथ्वीराज जो चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराम, इन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर कर क्या होता था, उन दिनों राजपूतों में अगर कोई हार जाते थे, ज़्यादातर महिलाओं के संदर्भ में था कि अग्निकुंड होता था, उसी में वो कूद कर अपनी जान दे देते थे। इसके पहले जौहर कर एक हिसाब से प्रज्वलित आग में कूद करके अपनी जान दिया था। अगर देखेंगे जब महमूद गजनवी का समय था, महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था, पहला ही था भारती पर 1001 में, जिसका नाम था जयपाल, हिंदुशाही राजा, उसने भी प्रज्वलित आग में कूदकर आत्महत्या कर लिया था। तो यहां तक समझ में आ गया होगा तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी ने पहली बार किसी भारतीय को यदि हराया तो वो था भारतीय पृथ्वीराज तृतीय। अब इस मोहम्मद गोरी की सीमा यहाँ तक लगभग लगने लगी। अब इसका लक्ष्य यहाँ पर हो गया। जो कन्नौज दूसरा शक्तिशाली राजा हुआ करता था, या महान शक्तिशाली राजा कह सकते हैं, कन्नौज है। कन्नौज का राजा गहड़वाल वंश का है। कन्नौज अभी मैंने बता दिया कौन सा वंश है, गहड़वाल राजा। और यहाँ के राजा का नाम है जयचंद। जयचंद पर आक्रमण करता है। कन्नौज और इटावा, अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात किया जाए, कन्नौज और इटावा के बीच में, कन्नौज में ही एक स्थान है चंदावर। यहाँ पर चंदावर का युद्ध, इन्वेशन ऑफ चंदावर, इट मीन्स इन्वेशन ऑफ कन्नौज। चाहे कहें कन्नौज का युद्ध और चाहे कहें चंदावर का युद्ध, ये होता है 1194 ईस्वी में, 1194 में एडी है, चंदावर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये बुरी तरीके से हार जाता है, क्योंकि इसने भी सहयोग नहीं किया था। हमारे यहाँ भारतीय राजाओं में क्या था, जो केंद्रीय एकता थी बिल्कुल शून्य थी, आपसी वैमनस्य था, कलह था, विस्तारवादी नीति का कारण था, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। तो जयचंद जो है बुरी तरीके से हार जाता है। अब पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में, मोहम्मद गोरी ने किस राजा को हराकर बनारस को लूटा। बनारस में बहुत से मंदिर तब भी थे, आज भी हैं। बनारस के सभी, चूंकि रुपया पैसा ज़्यादातर प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक मंदिरों में रहता था, अभी भी मंदिर में रहते हैं, ज़्यादातर दान दक्षिणा मंदिर में। इसलिए ऐसे ऐसे जो चोर डाकू होते हैं, भाई मोहम्मद गोरी को लुटेरा ही कहा गया है, और उसे महमूद गजनवी भी लुटेरा ही था, क्योंकि इन लोगों ने सत्ता स्थापित नहीं किया है। मंदिर को लूट लिया, लूटने के बाद मंदिर को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में चूंकि अभी इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, खूब लोग प्रचार हो रहा था इस्लाम धर्म का, तो जो उसके नए नए अनुयायी होते थे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए मस्जिद खूब बनवाते थे। तो इन लोगों को ईंट अलग से न लेना पड़े और सामग्री न लेना पड़े, उसी को तोड़ दीजिए, उसी के मटेरियल से बना दीजिए। तो मंदिर को लूटने के बाद में मंदिर को तोड़ करके उनके स्थान पर क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया। ऐसा लिखा गया, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, लिखा गया है। मैं जो लिखा गया उसी को बताता हूँ।
हमारे पास कई किताबें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो किताब हम देखते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट छोटे से लेकर बड़े तक ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं, एस के पांडे का किताब हर मार्केट में उपलब्ध रहता है। छोटे मार्केट, गांव के मार्केट से लेकर शहर के मार्केट तक, दिल्ली मुखर्जी नगर, करोल बाग तक और किसी भी गांव से एस के पांडे की किताब सब जगह। थोड़ा चीप है और सिंपल लैंग्वेज में, तो उसमें भी लिखा गया है, देख सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ के मंदिर, अब पूछ लिया कि किस राजा को हरा करके मंदिरों को लूटा, तो किस राजा को हरा करके किस राजा को हरा करके, तो जयचंद को हरा करके कन्नौज के मंदिर को लूट लिया, ठीक, और वहाँ पर मस्जिद बनवा दिया मंदिरों को तोड़ ताड़ करके, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अब इसके बाद में इसका मनोबल तो बढ़ता जाता है और कई बार यहाँ से जीतने के बाद में ये भी महमूद गजनवी की तरह गजनी अपने देश लौट जाता था, फिर वापस आता था। फिर इसके के बाद में 95-96 में आक्रमण करता है और भी आक्रमण करते हैं। बुंदेलखंड को जीतता है, बुंदेलखंड यहाँ पर है, बुंदेलखंड नहीं जीत पाया था, जो झांसी के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है, झांसी जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले मुँह की हमने कहानी सुनी थी, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पे झांसी की बात है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को उस समय जेजाग भुक्ति कहते थे, जेजाग भुक्ति। जेजाग भुक्ति का दूसरा नाम क्या है, आज इस समय प्रचलित नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी है झांसी में, सभी जान रहे हैं। तो ये जेजाग भुक्ति को भी जीत लिया। अब ये जीत करके वापस जब जाता है गजनी, तो इसके जितने भी सेनापति थे, जो सेनानी थे, देखिए जब तराइन का पहले युद्ध में हारा है तो दूसरे युद्ध में जब आता है लड़ने के लिए, बहुत दमदार सेनानी लाता था। जो सेनापति लाया था जिसमें कुबाचा था, यलदौज था, यलदौज था, कुबाचा था, ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, बारबक था, खारबेक था। अरे कई लोग थे उसमें, एक दो लोग नहीं थे, कई लोग थे। और कौन था, इलाह था और मुकलबा था, है ना, खारबक, खारबक, कई ऐसे जो है इसके बहुत अनुभवी, बहुत शक्तिशाली, दिमाग के भी बहुत तेज तराज, IAS से भी बहुत ज़्यादा तेज तराज ये लोग सेनानी थे, एकदम दमदारी के साथ। तभी तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा पाए हैं, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान माना जाना शक्तिशाली राजा थे, युवा भी थे। तो इसमें से जब वापस गया, कुछ क्षेत्रों को अपने सेनानियों को दे दिया कि तुम इसको देखो रेखो, और तुम इसको सबको दे दिया। अब कभी कभी पूछ लेता है किसके हिस्से में क्या दिया था, जाने के बाद में किसको क्या दिया था, ताकि वो अपने देख रेख करें और जितना जो वहाँ से इनकम आए वो इनकम हमारे पास गिफ्ट के रूप में जो है भेजते रहें। तो जो ऐबक था, ऐबक को ये क्षेत्र दे दिया, पंजाब वाला क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कौन सा क्षेत्र दे दिया, ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये अपना मुख्यालय कोहराम में बना दिया, कोहराम, अपना मुख्यालय कोहराम में इसलिए बना दिया, केंद्र में था ताकि हम चारों तरफ जो है उसको जो है नियंत्रित कर सके, देख सके, निगरानी कर सकें, इसीलिए इसने कोहराम को बना दिया। पंजाब के इर्द गिर्द में क्षेत्र में है और ऐबक का क्षेत्र हो गया, ठीक। लेकिन जो मोहम्मद गोरी है, इसका अंतिम जो आक्रमण होता है खोखरों के विरुद्ध होता है। सिंध में खोखर हैं, इन लोगों के विरुद्ध आक्रमण करता है, और जब यहाँ पर खोखरों के खिलाफ करता है, खोखर जब खोखरों के खिलाफ आक्रमण करने के लिए आता है, तो चूंकि ये लोग विद्रोह कर रहे थे, इसलिए खोखरों को आदेश देता है, खोखरों को मारता है
और ऐबक को आदेश देता कि भाई ऐबक तुम दिल्ली की ओर मूव करो, तुम दिल्ली जाओ, हम यहाँ अब देख ले रहे हैं। तो ऐबक को आदेश दिया कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली से देख रेख करो, नियंत्रण करो, हम यहाँ से देखेंगे। इसलिए ऐबक अब कहाँ चला आया? दिल्ली। और दिल्ली में जो है इसने पहली बार अपनी सत्ता स्थापित कर दिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, उसका दास था, उसका गुलाम था। तो ये माना जाता है दास प्रथा का अगर कोई संस्थापक पहली बार हो आता है या गुलाम वंश का पहली बार कोई आता है, दिल्ली में बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहीं से अब नया शुरू हो जाता है। गुलाम वंश का जो पहला जो संस्थापक है या दास का है ना, पहला जो संस्थापक है, या ममलूक भी कहते हैं उसी को, दास को या गुलाम को ममलूक भी कहते हैं। ममलूक वंश का अगर कोई है तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली में आ गया, दिल्ली में स्थापित करेगा। और अब कुतुबुद्दीन एक हिसाब से छोटे प्रांत का जो है राजा हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो है सेनापति था बख्तियार खिलजी, ये बहुत ही जालिम था। बख्तियार खिलजी बहुत ही जालिम, बहुत ही दुष्ट, बहुत ही खुरापाती, बहुत ही जल्लाद टाइप का व्यक्ति था। जब इधर में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना विजय अभियान कर ही रहा था, युद्ध लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जीत रहा था, तो इसका जो सेनापति ऐबक का था बख्तियार खिलजी, ये बिहार की ओर गया कि बिहार हम जीत लेते हैं। बिहार की ओर अपने सेना को लेकर गया, बिहार को जीता। बिहार को जीतने के बाद में और आगे बढ़ा। बंगाल है, बंगाल में सेन वंश है और पाल वंश थे। पहले पाल वंश थे, फिर सेन वंश आया है। यहाँ का भी जो राजा है इसके प्रभाव से घबरा गया था सेन वंश का राजा। अब इस सेन वंश का राजा का नाम क्या था? सेन वंश का अंतिम राजा जो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ये सेन वंश का अंतिम राजा है। इसके मंत्रियों ने इसे भविष्यवाणी करके बताया कि नहीं, सुरक्षा के लिए हमारे पास खतरा है। तो इसने पूजा पाठ किया कि इसके प्रभाव को रुक जाए, हो सकता पूजा पाठ से। लेकिन पूजा पाठ से जब आक्रमण होता नहीं रुकता, उसको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता है, युद्ध को देखने की आवश्यकता है, सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत से लोग इस प्रकार के रहते हैं। हमें नहीं कहते पूजा पाठ नहीं करिए, पूजा पाठ करना है, लेकिन जब आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो पूजा पाठ से वो रुकता नहीं है। इसने कोई यज्ञ किया, यज्ञ से नहीं रुकेगा। और ये जो बख्तियार खिलजी था इतना तेज वेग से आया, इसकी सेना पीछे ही रह गई। मात्र इसके साथ 18 ही लोग आए और एक दरवाजे के पास से दरवाजे को तोड़ते हुए आगे निकल गए। और यहाँ के सैनिकों ने देखा, सोचा कि घोड़े के व्यापारी हैं, इसलिए रोका नहीं, जाने दिया। क्योंकि मात्र 18 लोग ही थे, 18 या 17 ऐसे लोग थे, कुछ लोग ही थे, और सेना पीछे हो गई। और जब प्रवेश भीतर कर गया बख्तियार खिलजी, तो सभी को तोड़ते ओड़ते आगे बढ़ गया, तोड़ डाला। ये वही बख्तियार खिलजी है जब बिहार लूट रहा था, बिहार को तोड़ रहा था, उसी समय विश्व प्रसिद्ध था, मान के चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, उसका भी नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इस कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को खूब लूटा। लूटपाट करने के बाद में उसको तोड़ दिया, जला दिया। आज भी खंडहर हैं, खंडहर देखे जा सकते हैं। वहाँ पे खंडहर में जले हुए चावल के दाने और भी जले हुए चीज़ें, मूर्तियाँ बुद्ध की, ज़्यादातर बौद्ध केंद्र था, बौद्ध शिक्षा दीक्षा ज़्यादा दिया जाता था, बुद्ध से संबंधित ज्ञान दिए जाते थे। और आगे चलकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो पाल शासकों ने बनवाया था, उसको भी तोड़ दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया।
आगे जब बंगाल को जीतता है लक्ष्मण सेन को, अंत में लक्ष्मण सेन को मारा जाता है, लक्ष्मण सेन को हटाया दिया जाता है। बंगाल और बिहार में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जीत करके वहाँ पर जो है शासन कर लेता है। लेकिन उस समय लक्ष्मण सेन का जो मुख्यालय था नदिया था, मुख्यालय क्या था? नदिया। अब पूछा जाता है उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? नदिया था। लेकिन इसने जो है बख्तियार खिलजी ने अपना जो मुख्यालय बनाया नदिया को नहीं बनाया, चूँकि केंद्र में नहीं लगता था, दक्षिण में ज़्यादा लग जाता था, इसलिए उसने जो लखनऊती को बनाया। किसको बनाया? लखनऊती। क्लियर हो रहा? लखनऊती को अपना केंद्र बना लिया। आगे चलकर तिब्बत को लूटना चाहा, तिब्बत को लूटा। वहाँ से वापस आते समय इसी का कोई सरदार था, सोते समय इसका वध कर दिया। वध करने का मतलब समझ रहे हैं? लोग कहते हैं इसका वध कर दिया गया। वध करने का मतलब बहुत बुरी तरीके से पीट पीट करके, कूट कूट करके, जैसे कोई सर पर मारा जाता है एकदम लोग पीट डालते हैं। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। उसका अंत जो है कैसे हुआ? वध किया गया उसी के सरदार के द्वारा। यहाँ तक कहानी ये था। और ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न। और इसके बाद में अगर देखेंगे मोहम्मद गोरी का तो अंत हो जाता है, क्या नाम इसका, बख्तियार खिलजी का अंत हो जाता है। और मोहम्मद गोरी अपने देश तब तक चला गया था, गजनी चला गया था, और उसका भी मृत्यु हो जाता है। और जब उसका मृत्यु हो जाता है, जिसको जिसको जो प्रांत दे के गया था वो प्रांत है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली प्रांत दिया था, इसलिए इसने दिल्ली में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लिया। तो पहली बार दिल्ली में राजधानी बनाया गया, दिल्ली में रहा गया, इसीलिए इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत कहते हैं, या सल्तनत काल कहते हैं। चाहे सल्तनत काल कहिए या दिल्ली सल्तनत कहिए। दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक जो वास्तव में जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का संस्थापक कहिए कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक से कहानी शुरू होगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।